हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो प्रभात, हेलो विजय, एम आई ऑडिबल टू ऑल? आवाज़ आ रही है? थोड़ा सा वहाँ से बताएं। हाँ, हेलो हेलो स्वनजीत जी, आवाज़ आ रही है तो एक बार कुछ बताएं मुझे कि हाँ सही से सुनाई दे पा रहा है। ओके ठीक है। और जब शुरू करना होगा तो बताइए। अच्छा, तो फ़ैन की आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है क्या? हेलो पावर योगा, हेलो सोनजीत सिंह जी, हेलो प्रभात सिंह नेगी जी। तो फ़ैन की आवाज़ को कम किया जाए, ये कहते हैं आप? ओके ठीक है, आ रही है तो फ़ैन की भी आवाज़ आने दीजिए। नहीं, आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है क्या? एक मिनट। जी ठीक है, मुझे लगता है कि अब शुरू करना चाहिए। ठीक है, 7 लोग देख रहे हैं तो विजय शुरू करें। ठीक है ठीक है, आने दीजिए। हेलो चंदन लेखराज जी, कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा लगा कि आप लोग साथ आ गए। ये एक नया अनुभव है लाइव आने का, आप लोगों के साथ एक साथ बातचीत करने का। जो जो आता जा रहा है कृपया बताइए कौन कौन आ गया है, ताकि हमें भी हौसला मिले कि हाँ कुछ लोग आ गए हैं। 10 पीपल आर लाइव। चंदन लेखराज, विजय, प्रभात सिंह नेगी, नरेश, योग गुरु, ये सब लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वनजीत सिंह जी भी जुड़ गए हैं। बाकी के लोग भी बताते रहें। वेरी नाइस। ठीक है, तुषार वेलकम वेलकम तुषार। प्लीज़ आस्क अदर पीपल टू ज्वाइन। आज मैं शुरुआत कुछ जज्बा की तरफ से ही करने वाला हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बुलाओ सबको। वाह, गुड। विजय जब तुम बताओगे तो शुरू करेंगे। 14 पीपल आर देयर। वाह, वेद प्रकाश जी का दिल आ गया है। ये जापानी दिल है ना, जापान से आप हमें सुन रहे हैं। वेरी नाइस। वाह वाह वाह, स्वागत है वेद प्रकाश भाई, स्वागत है आपका। तो देखिए, ये जो फेसबुक लाइव है वो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है। इसमें देश और अब विदेश से भी वेद प्रकाश भाई जो है वो शुरू करें भाई, वेद प्रकाश भाई का ऑर्डर आ गया है। यस, हाँ, ऑडियंस से मेरा रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो बातचीत है आप दूसरे लोगों से भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी सुन लें, वो भी समझ सकें, वो भी जुड़ सकें। कुछ लोग हमें भी जानते होंगे, हमारी जर्नी को जानते होंगे, तो मैं चाहूँगा कि वो लोग भी इस बातचीत का मज़ा उठाएं, सुने उसको, समझें। ओके, सो नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आप सबका स्वागत है आहंग के इस लाइव सेशन में। और जैसा कि मुझे आज बताया गया कि इस लाइव सेशन का विषय है दिल्ली का रंगमंच। तो बातचीत शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली का रंगमंच एक वृहद स्वरूप में है, उसकी बहुत बड़ी एक व्याख्या है। लेकिन जो विषय पर मैं आज बोलूँगा वो दिल्ली का रंगमंच और मेरी उसमें भूमिका या मेरा उसमें योगदान और मेरी अपनी आँख उसके विषय पर क्या है, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो मेरी इस बातचीत को कहीं से भी ऐसे ना लिया जाए कि ये जो बातचीत है दिल्ली के पूरे रंगमंच के बारे में है, बल्कि ये बातचीत मेरे काम पर, मेरे साथियों के काम पर, मेरे निर्देशकों पर, या वो लोग जो मुझसे जुड़े रहे उन लोगों पर आधारित ये बातचीत होगी। अच्छा, बातचीत शुरू करने से पहले हिमकर भाई भी जुड़ गए, बहुत बहुत आपका भी स्वागत। तो बातचीत शुरू करने से पहले एक छोटा सा गीत
स्वागत गीत, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया जो है वो कोरोना के प्रकोप में है और लोग परेशान हैं, तो थोड़ा सा स्वागत तो बनता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी बातचीत। अतिथि पधारो, दर्शक पधारो, साथियों पधारो, दोस्तों पधारो, मंगल होवे सबका, सद्गुरु सत साईं कृपा करो महाराज। आप सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। और मेरा नाम है हिम्मत सिंह नेगी। मैं पिछले तकरीबन 15 वर्षों से दिल्ली में रंगमंच कर रहा हूँ। रंगमंच में अभिनेता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, प्रशिक्षक, टीचर के तौर पर मैं मुख्यतः काम करता हूँ। कई थिएटर उत्सवों के आयोजन में मैं संचालक की भूमिका भी निभाता रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा जो एक काम है वो इसी चीज़ों पर आधारित है। तो अब शुरू करते हैं अपनी थिएटर की जर्नी। तो सवाल, या हिम्मत ने थिएटर करने के बारे में क्यों सोचा, तो मूल रूप से इसकी प्रेरणा तो ये रही कि जब हम रामलीला देखा करते थे अक्टूबर नवंबर की छुट्टियों में, तब मंच पर देखते थे कलाकारों को, अभिनेताओं को रावण की भूमिका करते, राम की भूमिका करते, अलग अलग किरदारों की भूमिका करते। तो उन भूमिकाओं को करते जब हम देखते थे तो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हमें लगता था कोई ऐसी भी कला है कि जो इतना ऑडियंस को प्रभावित करती है। वहाँ से आवाज़ होती थी कि जय श्री राम, तो पूरी ऑडियंस एक साथ बोलती थी जय श्री राम। वो क्या प्रभाव था कि जिससे सबके सब लोग एक साथ जुड़ जाते हैं। तो मूल चेतना मेरे थिएटर में जुड़ने की वो रामलीला से शुरू हुई। रामलीला से शुरू होते होते फिर मैं स्कूल्स में, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा हूँ, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में मैं थिएटर करता था। कभी बाल सभा होती थी तो कोई थिएटर कर लिया, कभी किसी ने कहा कि इस विषय पर नाटक करना है तो वो नाटक कर लिया। जैसा जोड़ तोड़ के जिस तरह से करना चाहे उस तरह से करते थे हम लोग थिएटर। फिर लेकिन क्या था कि कोई प्रशिक्षण नहीं था। प्रशिक्षण ना होने की वजह से जिस तरह से कर पाते थे करते थे। अब सवाल आया कि क्योंकि सरकारी स्कूलों में हम काम करते थे तो कोई हमारे पास उसकी ना तो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें होती थी, ना ही उस तरह की व्यवस्था होती थी, ना मंच होता था, लेकिन जिजीविषा हमारी बनी रही। तो मूल रूप से अगर ये कहें तो हम लगातार थिएटर से बचपन से ही जुड़े हुए। फिर आए हम कॉलेज में। कॉलेज के लिए मैंने श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में एडमिशन लिया और मेरी वहाँ पर एडमिशन लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही थी कि मैं थिएटर करूँ। अब थिएटर करूँ तो वहाँ पर एक ड्रामेटिक सोसाइटी है अनुभूति, उसके लिए मैंने ऑडिशन दिए। तो जैसा अक्सर होता है कि बहुत बार आप ऑडिशन क्लियर नहीं कर पाते, तो मेरा भी ऑडिशन क्लियर नहीं हुआ फर्स्ट राउंड में। और ये मेरे लिए बहुत ही निराशाजनक बात थी कि मैं उस ऑडिशन को क्लियर नहीं कर पाया। ऑडिशन को क्लियर ना कर पाने के बावजूद मैं डिबेटिंग में, पोइट्री में, इस तरह की चीज़ों में लगा रहा, क्योंकि ऑडियंस के बीच में रहना चाहता था। फिर किसी ने मुझे देखा कि यार ये लड़का बोलता तो अच्छा है, तो मेरे एक सीनियर ने मुझे कहा कि दोबारा ऑडिशन दो। तो दोबारा ऑडिशन लिया, फिर उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। अच्छा, सिलेक्ट किया, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन बन रहा था उसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी, मेरे लिए उसमें कुछ काम नहीं था। तो जैसे तैसे मतलब अनुभूति के साथ उस तरह की चीज़ें बनी नहीं, मतलब उसके साथ मैं ज़्यादा जुड़ नहीं पाया। हालांकि इन एंड ऑफ चलता रहा, लेकिन थिएटर में अनुभूति के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। ना ही अनुभूति के लिए मेरे पास कुछ था और ना ही मेरे लिए अनुभूति के पास कुछ था। अब शुरू होता है एक ड्रामेटिक टर्न अराउंड, जो कि बड़ा कमाल का था। तो उन दिनों क्या था कि ड्रामेटिक सोसाइटी अपना अलग काम कर रही थी। हमारी प्राध्यापिका थी डॉक्टर सुशील गुप्ता। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम बोलते भी अच्छा हो, क्या एक नुक्कड़ नाटक करोगे? हम सोशल सर्विस सोसाइटी के अंडर उसको करेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल करते हैं मैम, ज़रूर करेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे एक पुराने स्टूडेंट हैं हिमकर, वो डायरेक्ट करेंगे। तो हिमकर भाई के बारे में हमने सुना हुआ था, जैसा कि आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। जो ड्रामेटिक सोसाइटी है श्री वेंकटेश्वर कॉलेज की, उसके फाउंडर डॉक्टर हिरण्य हिमकर, जो अब डॉक्टर हो गए हैं, उस समय हिरण्य भाई हम लोग कहा करते थे, वो उसके संस्थापक थे। उन्होंने उस सोसाइटी को शुरू किया था। तो अब बात हुई कि वो आए हमें डायरेक्ट करने। अब हम लोग थे नौसिखिए, ना कोई प्रशिक्षण, ना कोई बहुत बड़ा थिएटर का अनुभव, ना ही स्कूलों में कोई इस तरह का कॉन्फिडेंस, लेकिन वो आते थे और हमारी तैयारी कराते थे। कुछ शुरुआती जो थिएटर की ट्रेनिंग थी, कुछ थिएटर की एक्सरसाइजेस थी, जो अभ्यास थे, जिनको आज भी मैं अपनी
लाइफ में यूज़ करता हूँ, उसमें हिमकर भाई का बहुत बड़ा योगदान है। वो सुन भी रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि शुरुआती रूप से रंगमंच में कदम जमाने के लिए हिमकर भाई की ट्रेनिंग और उनका जो सहयोग रहा है वो हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ भी हूँ और आज मैं खुल के ये बात कह भी रहा हूँ। तो हमने वो प्रोसेस शुरू किया, तकरीबन 12-13 लोग हम लोग थे। लेकिन क्या है कि थिएटर के सब लोग तो जानकार थे नहीं, ना ही वो थिएटर करना चाहते थे। अब किसी तरह से कोई आता कोई नहीं आता। हिमकर भाई थे समय के पाबंद और बहुत डेडिकेशन और कमिटमेंट वाले, और हम लोग थे कॉलेज के, हमें दूसरे काम भी करने होते थे, मस्ती भी करनी होती थी। हालांकि मैं तब भी जाता था। अब इस बीच में हमारी जो समय की पाबंदी ना होने के कारण हिमकर भाई इस प्ले को छोड़ के चले गए, गुस्से में आके कि भाई तुम लोग करते नहीं इस काम को, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब लेकिन हमारे तो मन में था कीड़ा कि हमें करना है। अब मैं और मेरा दोस्त नरेश कुमार शर्मा, उसने मोटिवेट किया कि हिमकर भाई को सही तरीके से कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही तरीका है कि हम इस नाटक को पूरा करें, छोड़े नहीं। छोड़ने के हमारे पास सारे ऑप्शन थे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, चलिए इसको पूरा करते हैं। हिमकर भाई की मेहनत है, हमारी भी मेहनत है। तो 7 कलाकार बच गए और हमने वो परफॉर्मेंस किया। और साथियों, आप यकीन मानिए वो परफॉर्मेंस इतनी पसंद की गई कि उसने हिम्मत सिंह नेगी को और उसके दूसरे साथियों को एक नई प्राण ऊर्जा दे दी। बहुत सराही गई वो भूमिका। उसमें मैंने एड्स के मरीज की भूमिका, भोमू की भूमिका की थी, और उसने मुझे ऐसी प्राणवायु दी कि मुझे लगा अब एक जर्नी शुरू हो गई है। आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि फिर वो नाटक नेक्सस, जो कि एक वार्षिक उत्सव है श्री वेंकटेश्वर कॉलेज का, उसमें भी प्रस्तुत किया गया। अब ये भी बहुत कमाल की घटना है, क्योंकि नेक्सस में जो है वो ड्रामेटिक सोसाइटीज पार्ट लेती है। अब अनुभूति ने किसी कारण से उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। अच्छा, अनुभूति ये भी नहीं चाहती थी कि हम पार्टिसिपेट करें, लेकिन डॉक्टर पूनम सूद उसकी कन्वीनर हुआ करती थी उस समय, तो उन्होंने कहा कि वे कोई डिसाइड करने वाले नहीं होते, मैं कन्वीनर हूँ, तुम परफॉर्म करोगे। अच्छा, फिर हम लोग के पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमें डर भी था कि यार अभी इतना कच्चा पक्का प्ले है और यूनिवर्सिटी का थिएटर बहुत कमाल का होता था। तो नरेश ने मुझे कहा कि देख, हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति है कि तेरी एक्टिंग। अब मुझे उतना विश्वास नहीं था, लेकिन नरेश को विश्वास था, मतलब कर लेगा तू। और आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि कंपटीशन में हम हालांकि कोई प्राइज नहीं जीत पाए, लेकिन मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और उस बेस्ट एक्टर के अवार्ड की वजह से तमाम कॉलेज वाले और तमाम मेरे साथी, उनको लगा कि यार ये तो कुछ अलग तरह की बात हो गई। मतलब बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। जिस तरह से आजकल थिएटर होता है, स्ट्रीट थिएटर यूनिवर्सिटी में, कि हर कॉलेज में बेस्ट एक्टर का स्ट्रीट में अवार्ड रखा जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 2005 की। तो 2005 में नुक्कड़ नाटक में कोई बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं होता था, 1-2 कॉलेज होते थे जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड देते थे। तो ये जर्नी रही वेंकटेश्वर कॉलेज के थिएटर के साथ। फिर अगले साल मैंने एक प्ले डायरेक्ट किया, वो भी कुछ इसी तरह की एड्स की पृष्ठभूमि पर आधारित था, लेकिन कहीं पर मैं स्टेज से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, थिएटर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। किसी तरह से करके मैं फिर मैंने एडमिशन लिया ARSD कॉलेज में। उन दिनों ARSD कॉलेज के बारे में मुझे मेरे दोस्त राकेश कुमार शाह, जो कि अभी FTI के पास आउट हैं, उन्होंने बताया कि हिम्मत, अगर आपको थिएटर करना है जेन्युइनली, तो ARSD कॉलेज की नाट्य संस्था रंगायन से जुड़ो, क्योंकि वो नुक्कड़ नाटक नहीं करते, वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं, और उसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक्सपर्ट आके आपको उसकी ट्रेनिंग देते हैं। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, और जैसे तैसे करके मैंने एडमिशन भी ले लिया ARSD कॉलेज में। अब ARSD कॉलेज में एडमिशन लिया और ड्रामा की सोसाइटी में ज्वाइन करना था। अब ये भी एक बड़ी कमाल की बात है कि ठीक उसी समय पर हिरण्य भाई कोई दूसरा प्ले कर रहे थे, और एक प्ले चल रहा था यहाँ पर ताजमहल का टेंडर। अब मुझे था कि ठीक है, ताजमहल के टेंडर में कोई एक आध रोल मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर हिरण्य भाई ने मेरे को मेन रोल दे दिया था। तो मैंने कहा तो मेन रोल है, ये तो मैं ज़रूर करूँगा। और ये ताजमहल के टेंडर वाली बात अलग रही। ताजमहल टेंडर की मैं जो है रिहर्सल पे चला जाया करता था, तो रिहर्सल पे चला जाया करता था। अभी एक रिक्वेस्ट आ रही है कि मंगल मंगल सुना दो। ये मंगल मंगल की भी एक कहानी, मैं इसको अभी आऊँगा, पहले इसको मैं पूरा कर लूँ सोनजीत सिंह की तरफ से। तो राकेश जी का भी स्वागत है, सौरभ प्रकाश का भी स्वागत है। हाँ, तो उसमें क्या है कि फिर मेरे को ARSD कॉलेज से सुनील, जो कि वहाँ के ड्रामेटिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट होते थे, उनका फ़ोन आया कि आप आओ, आपके लिए कुछ रोल है। तो मैंने कहा देखो, मैं तो ऑलरेडी हिमकर भाई का प्ले कर रहा हूँ, मेन रोल कर रहा हूँ, इसमें कुछ रोल हो तो मैं आऊँ। कह रहा हाँ, आपके लिए कुछ है, आप आइए ज़रूर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये श्री राम सेंटर में होने वाला प्ले है। उस समय श्री राम सेंटर में बहुत कम लोग परफॉर्म कर पाते थे।
कॉलेज के सोसाइटी के लिए तो नामुमकिन था कि श्री राम सेंटर जैसी जगह पर पैसे देके आप परफॉर्म कर लें, मतलब इतना पैसा ही बजट नहीं किसी के पास होता था। बहरहाल फिर मैं गया वहाँ पर, तो डॉक्टर दानिश इकबाल जो उसके निर्देशक थे ताजमहल के टेंडर के, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी रीडिंग मुझे पसंद है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये शाहजहाँ का रोल करो। अब मैं भूला नहीं समाया कि मैंने कहा पहली बार मैं यहाँ पर आया और इधर सीनियर एक्टर भी हैं और मैं दूसरे कॉलेज से आया हूँ, मुझे मेन रोल दे रहे हैं ताजमहल के टेंडर में शाहजहाँ का। एक ड्रीम कम ट्रू होने वाली बात है। अच्छा, यहाँ पर दूसरी बात मैंने आपको बताई कि हिमकर भाई का प्ले चल रहा था, उसमें भी मैं मेन रोल कर रहा था। अब यहाँ पर देखिए कि लोग कैसे आपकी मदद करते हैं। क्यों मुझे हिमकर भाई के एक फ़ोन पर मुझे इस लाइव पर आना पड़ा, तो मैंने हिमकर भाई को ये बात बताई कि ऐसे ऐसे वहाँ ताजमहल के टेंडर में मुझे शाहजहाँ का रोल मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए। उन्होंने कोई दूसरा थॉट नहीं लिया, उन्होंने कहा हिम्मत देखो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तुम खुशी से वहाँ पर जाओ। तो इसके लिए मैं हिमकर भाई को थैंक यू भी बोलता हूँ और मैं जेन्युइनिटी की भी बात करता हूँ। वो ये भी कह सकते थे कि यार मेरे रोल में, मेरे प्ले में तुम्हारे लिए मेन रोल है, उसको करो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है और वो तुम्हारे लिए ज़्यादा रास्ते खुलेगा, तो जाओ। तो वहाँ जाकर वो शो किया और बहुत अच्छी रिहर्सल हुई। और आप यकीन मानिए, मुझे अभी भी याद है, वो 6 नवंबर 2007 को वो पहला प्ले हुआ था मेरा। तो अगर आप इसको ऐसे फ्रेम करना चाहें तो 6 नवंबर 2007 जो है वो मेरा पहला प्रोफेशनल प्ले मैं उसे कहूँगा। कॉलेज का था हालांकि वो, लेकिन जिसकी तैयारी इस तरह की थी कि उसे प्रोफेशनल अप्रोच से कम नहीं मान सकते। उस प्ले में मैंने शाहजहाँ का रोल किया और वो क्या गाने थे उसके मेरे साथी हो भानु प्रताप सिंह, सुनील, ये लोग जो उसके साथ जुड़े हुए थे, आरती और बहुत सारे लोग जो उस नाटक के साथ जुड़े हुए थे। कमाल का परफॉर्मेंस हुआ और ऑडियंस ने जो ताली बजाई, जो खचाखच वो ऑडिटोरियम भरा हुआ था। किसी भी अभिनेता के लिए आप ये सोच सकते हैं कि वो पहली बार परफॉर्म कर रहा है और एकदम खड़े होकर लोग तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि 7-8 चैनल की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले वहां पर थे और इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा। मतलब मुझे तो समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, और मुझे लगा शायद थिएटर में लोग आते होंगे लेने इंटरव्यू, लेकिन आप यकीन मानिए उतनी मीडिया को मैंने उस शो के बाद कभी कहीं पर देखा ही नहीं। मुझे नहीं पता कि कहां से वो आ गए थे। तो इस तरीके से हमारा मंगल थिएटर के जो जगत में है उसमें हुआ। रोहित शर्मा भी आ गए, आपका भी स्वागत है। अब स्वर्णजीत सिंह जी का कहना है कि मंगल मंगल गाना आप गाइए। तो मंगल की बात तो हालांकि मैंने पहले भी की थी, मंगल पांडे वाली फिल्म का गाना है और मैं कॉलेज में गाया करता था। किसी ने शायद उनको सजेस्ट किया होगा कि गाओ। चलिए थोड़ा 2 लाइन उसकी भी, तो एक ब्रेक भी मिलेगा आपको और हमारे दर्शकों और श्रोताओं को अच्छा लगेगा। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। जागे ना घर सारे जागे हैं, घर सारे जागा है अब हर गांव। जागी है कलियां और जागे हैं खेत और जागी है खेतों की छांव। मंगल 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 हो। और आवे जो गंगा नहाने, घाट हर घाट से हट जाए। सूर्य किरणों की तलवार ताने और अंधियारा सब कट जाए। कोई तट पे ही धुनी रमावे, कोई दर्शन को झटपट जाए। जो भी आवे मन की चावे, आप सब जन्मों का कट जाए। लेके करवट उठे फिर बजरिया और धंधा सभी खुल जाए। लाला मुंशी पुजारी सिपहिया, हल्का भारी हर एक तुल जाए। जोगी लेके फिरे एक तारा और बस अपने मन की गाय। अब आपके लिए ये लाइन, खुले सभी के भाग का द्वारा, सब कुशल मंगल हुई जाए। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। आप सबका मंगल हो और हम सबका भी मंगल हो और थिएटर वालों का भी मंगल हो, क्योंकि समय इस तरह का चल रहा है कि मंगल की कामना करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि थोड़ा मंगल के मैंने लिरिक्स इधर उधर कर दिए। बहरहाल ताजमहल के टेंडर के बाद मेरी तलाश ये शुरू हुई कि अब क्या किया जाए। लोगों के पास स्पेस ही नहीं था। उस समय थिएटर दिल्ली में बहुत कम होता था। 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत कम थिएटर होता था। एक नाटक करने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। तो 2007 में मैं जुड़ गया श्री हेमंत मिश्रा जी से। हेमंत मिश्रा जी टेलीविजन और फिल्म के आर्टिस्ट थे, और जहाँ पर अभी ये मेट्रो स्टेशन होता है या भारंगम के स्टॉल लगते हैं जहाँ पर खाने पीने के, उस एरिया में
हम लोग शाम को रिहर्सल किया करते थे। आप यकीन नहीं मानेंगे कि हेमंत मिश्रा जी के साथ लगभग 6 महीने हमने 2 नाटकों की रिहर्सल की। उसमें से एक हमारा था बगिया बाछा राम की, माफ कीजिएगा, और दूसरा था हमारा जाति ही पूछो साधु की। इन 2 नाटकों की रिहर्सल हम 6 महीने करते रहे और 6 महीने करने के बाद भी इसके कभी शो नहीं कर पाए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमारी ना ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई, क्योंकि हेमंत मिश्रा जी खुद एक बहुत ही अच्छे अभिनेता थे और वो जेन्युइनिटी से ट्रेन करते थे और अपनी अभिनय की टिप्स बताते थे, जीवन देते थे। तो उस वजह से क्या हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि वो हमारे नाटक नहीं हुए और हमारा जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो चलता रहा। यहाँ पर मेरे बहुत सारे साथी थे, मनोज थे, ममता थी, अन्नू थी, इस तरह के साथी हमारे साथ जुड़े रहे और आज उनमें से बहुत सारे लोग अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं। ममता तो मतलब प्रोडक्शन हाउस में भी थी, उसमें कास्टिंग में भी थी और पिंक फिल्म में उसने वो जो पुलिस वाली का जो फेमस रोल है वो किया था, वो हमारी साथी थी। तो उस पूरे के पूरे प्रोसेस में हेमंत मिश्रा जी से मैंने बहुत सीखा। लेकिन यहाँ मैं अपने युवा साथियों को ये बता देना चाहता हूँ कि आप यकीन मानिए उस समय थिएटर का होना बड़ा मुश्किल था। मतलब कॉलेज के कैंपस में तो हो जाए, लेकिन श्री राम सेंटर, LTG या किसी भी जगह पर थिएटर करना बहुत ही मुश्किल था। 6 महीने के बाद मैं बता रहा हूँ कि कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद फिर रंगायन की 2-3 प्रस्तुतियों में मैंने पार्टिसिपेट किया। फिर 2 कौड़ी का खेल एक प्ले हुआ था जिसको डॉक्टर दानिश इकबाल ने ही डायरेक्ट किया था। फिर उसके बाद मैं पास आउट हो गया कॉलेज से। फिर एक प्ले हुआ दिल्ली चलो, जो मैंने किया था, उसमें ब्रेनान का रोल मैंने किया था, अखिलेश खन्ना जी ने इसको डायरेक्ट किया था। वो मैं कॉलेज पास आउट कर गया था। तो कॉलेज पास आउट करने के बाद सुनील ने मुझे फ़ोन किया कि यार एक ब्रेनान का रोल करने के लिए एक एक्टर की ज़रूरत है और तुम्हारे जैसे एक्टर की ज़रूरत है और तुम आओगे तो इसको करोगे। अब आप ये लगाइए कि इस 3 सालों में, मतलब ताजमहल के टेंडर से लेके 2 कौड़ी का खेल और ये दिल्ली चलो, इन 3 नाटकों के बीच में मैंने बहुत कोशिश की कि कहीं पर कुछ मिल जाए, किसी थिएटर ग्रुप में एंट्री मिल जाए। लेकिन आप यकीन मानिए 3-4 सालों में सिर्फ 3 ही नाटक में कर पाया, जबकि मेरी बहुत जिज्ञासा थी कि मैं आगे भी कुछ इस पर करूं। अच्छा, इसमें आप लोग अपने कमेंट और सवाल भी रख सकते हैं बीच बीच में। हालांकि आप सुन रहे होंगे तो आपका भी फ्लो मतलब टूट रहा होगा, लेकिन अगर कोई बात है तो आप ज़रूर रखिए, उसको आगे हम लोग एड्रेस करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि सतीश आनंद जी पहले आया करते थे रंगायन में, और सतीश आनंद जी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है रंगायन के लिए। तो वो एक प्ले कर रहे थे बांध टूटने तो उन्होंने कहा कि वो एक्टर है जो वो ताजमहल के टेंडर में उसने रोल किया था, उसको बुलाओ, उसके लिए एक रोल है। फिर बांध टूटने 2 में उन्होंने मुझे एक रोल दिया। उसके बाद किसी तरह से डॉक्टर सुशील गुप्त के कारण ही मैं लोकेंद्र त्रिवेदी सर और निशा त्रिवेदी मैम के साथ जुड़ा। उनके साथ भी मैंने बहुत ही अच्छे से थिएटर करने की कोशिश की, काफ़ी उनके साथ प्ले किए। बोल के लब आज़ाद है तेरे, एक दास्तान कलम प्ले था, और भी 2-3 प्ले किए हमने उनके साथ। एक राम कभी नहीं मरता ये प्ले था, ये प्ले किया। और सबसे अच्छी बात क्या थी लोकेंद्र सर के और अभिज्ञान थिएटर ग्रुप की कि वो म्यूज़िकल प्ले करते थे, और म्यूज़िकल प्ले दिल्ली में बहुत कम लोग करते हैं। तो म्यूज़िकल प्ले की जो सेंस है, जो उसकी आत्मा है, वो मुझे लोकेंद्र सर के साथ काम करने में मिली। और सबसे अच्छी बात उनके ग्रुप की क्या थी, इस पर भी मुझे हिमकर भाई ने कहा कि ज़रूर बात करना, कि वो अनट्रेंड, यानी कि जो किसी संस्था से ट्रेंड नहीं है, किसी मतलब एक्टिंग स्कूल से या ड्रामा स्कूल से ट्रेंड नहीं, उन लोगों पे ज़्यादा विश्वास करते थे। यहाँ पर मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो ट्रेंड लोग हैं वो उतने विश्वास के लायक नहीं, लेकिन उनका मानना था कि जो अनट्रेंड लोग हैं वो ज़्यादा ऊर्जा से और ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं और काम करते हैं, उनको ज़्यादा वक्त दे पाते हैं। तो इसलिए वो महत्वपूर्ण बन गया हमारे लिए, क्योंकि हम लोग कहीं से उस तरह से विधिवत तरीके से ट्रेन नहीं हुए। एक आध छोटी मोटी वर्कशॉप की होगी कहीं पर, लेकिन कहीं पर एक विधिवत प्रशिक्षण हमने नहीं लिया। तो लोकेंद्र सर के साथ भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब क्योंकि वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आते हैं और पुराने उनके अनुभव रहे हैं, तो उनके अनुभवों से बहुत लाभान्वित हुआ मैं। अच्छा, इस बार फिर आगे यहाँ पर देखा जाए तो रवि तनेजा जी जो पंजाबी, अंग्रेज़ी और हिंदी का रंगमंच करते थे, तीनों तरह का रंगमंच करते थे। वो अलग खुश मिजाजी के साथ वो रंगमंच करते थे। उनके रंगमंच में एक अलग तरह की सांस थी, खूब मस्ती करते थे हम लोग, साथ खा भी रहे हैं और मतलब इंजॉय भी कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत स्वतंत्रता हमारी वहाँ पर मिली। इस दौरान साहित्य कला परिषद जो थी दिल्ली गवर्नमेंट की, उसके साथ मैंने कुछ बच्चों का काम भी करना शुरू कर दिया और चिल्ड्रन थिएटर की तरफ भी गया। इस पर मैं आगे आऊँगा।
लेकिन अभी थोड़ा सा इसी जर्नी को कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर क्या हुआ कि ये सारा चीज़ करने के बाद श्री जेपी सिंह जी के साथ, उनकी संस्था थी जो चित्रा सिंह जी और जेपी सिंह जी मिलके चलाते थे, उनके साथ जब मैंने काम शुरू किया तकरीबन 2011-12 के आसपास, तब मेरी थिएटर की जर्नी बिल्कुल एक अलग रूप ले गई। मतलब उसमें ऐसा हुआ कि कमाल की चीज़ें हो गई। हमने मतलब 2-3 साल जम के थिएटर किया। मतलब इसमें रोहित भी इस बात का गवाह होगा, भानु जी इस बात के गवाह होंगे, भानु प्रताप सिंह जी, और बहुत सारे हमारे जो रंगभूमि के साथी हैं, योगेश भाई है, राजीव भाई है, अरुण सोदे भाई हैं, ये सारे लोग इस बात को जानते हैं, रवि है, ये सारे लोग, इस डिम्पल आजकल मुंबई में है, ये सारे लोग इस बात को जानते हैं कि हमने 3 साल, उत्तर भारत का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर जाके थिएटर ना किया हो, चाहे चंडीगढ़ हो, लखनऊ हो, भोपाल हो, या और भी कोई जगह हो, गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, इसमें हमने कौन कौन से नाटक किए। सबसे ज़्यादा तो परिचित हमारा नाटक रहा ये किस्सा मौजपुर का, जिसमें मैंने लल्लन नाव की भूमिका निभाई थी, और बड़ा कमाल का म्यूजिकल और बहुत ही अच्छा नाटक वो रहा था। दिल्ली की ऑडियंस ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, क्योंकि क्या है, जेपी सिंह जी के नाटकों की एक खासियत है कि वो लोकग्राही है, मतलब लोगों को बड़े पसंद आते हैं। आम बोलचाल की भाषा है, सीधे साधे विषय हैं, और उनमें शिक्षा भी है, उनमें मनोरंजन भी है। यहाँ पर जेपी सिंह जी के साथ काम करते करते मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को ये मिली कि एक तो उनकी टाइमिंग बड़ी कमाल की है। अगर आपको समझना हो कि थिएटर में एक्टिंग में टाइमिंग क्या होती है या पंचेस में टाइमिंग क्या होती है, तो जेपी सर के साथ ज़रूर एक बार काम करके देखिएगा। उसी क्रम में फिर हमने मायाराम की माया, जो कि हमारा बहुचर्चित प्ले है, मायाराम की माया ने मुझे एक नई पहचान दी, क्योंकि उसमें मुझे मायाराम का रोल करने का अवसर श्री जेपी सिंह जी ने दिया। और वो प्ले ऐसा था कि तकरीबन 1 साल में हमने उसके 10 शो लगातार किए अलग अलग जगह पर, इतना पॉपुलर वो हो गया था। और क्योंकि मुख्य भूमिका मैं करता था उसमें, तो लोगों को पसंद भी आती थी, वो विषय भी इतना कमाल का था, हास्य व्यंग्यपूर्ण था, संगीत था उसमें, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, तो उस वजह से लोगों ने उसको बेहद पसंद किया। तो मायाराम की माया ने मुझे लोगों के बीच में एक लोकप्रियता दिलाई कि हाँ ये मायाराम है, तो लोग एसोसिएट करने लगे इन चीज़ों से। फिर उनके साथ कई और प्ले किए, सम्राट अशोक एक प्ले किया, अर्जेंट मीटिंग उनका एक और प्ले था। इस तरह के काफ़ी सारे नाटक हमने उनके साथ किए। रवि तनेजा जी के भी साथ काम किया और बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। तो यहाँ पर एक इस तरह से जर्नी चलती रही। फिर बीच में मैं कुछ समय के लिए मुंबई चला गया था, मैं मुंबई भी चाहता था कि एक्सप्लोर करूँ, फिर आना जाना आगे पीछे लगा रहा। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण आदमी का पदार्पण हुआ, उनका नाम है अशरफ अली। अशरफ अली युवा रंगकर्मी हैं, निर्देशक हैं, और दिल्ली के रंगकर्म में उन्होंने एक अलग तरह के काम करने के लिए अपनी पहचान बनाई। इनके साथ मैंने सबसे पहले गोगे की मिठाई प्ले किया। गोगे की मिठाई में मैं राजा की भूमिका निभाता था, जिसमें रितिका भी थी, शैली भी थी, रोहित खुद उसमें था, जतिन था, ये सारे लोग थे, और वो प्ले बहुत प्रसिद्ध हुआ। अब गोगे की मिठाई आपको पता भी नहीं होगा कि कौन सा नाटक, एक्चुअली एक कहानी है ये विजयदान देथा जी की, जिसको उन्होंने नाट्य रूपांतरित किया था। इसी तरह से उनका आगे का काम भी या तो नाट्य रूपांतरण में रहा, या उपन्यासों के नाट्य रूपांतरण में रहा, या खुद की कहानियों में रहा। फिर उन्होंने एक प्ले किया था 2 मुर्दों के लिए गुलदस्ता, वो भी बड़ा बढ़िया प्ले रहा, हालांकि उसका एक ही शो कर पाए। माधवी जैसा नाटक जो दिल्ली के रंगमंच में होता नहीं है, उसमें उन्होंने मुझे राजा देवोदास की भूमिका दी। तो और ये खास बात रही अशरफ भाई की कि उन्होंने अपने अभिनेताओं को खुला छोड़ा और नए तरीके का रंगमंच लाए। मतलब ऐसा रंगमंच नहीं था कि जिसके बारे में आपके पास रेफरेंस हो कि वो वाला रोल उसने किया था, तो ऐसा किया था, वैसा किया था। आपके पास नई चीज़ें रचने का मौका था। तो यहाँ पर क्या है कि एक कलाकार के तौर पे मेरे को एक पूरा का पूरा स्वतंत्र वातावरण मिला, जिसके अंतर्गत मैंने इस तरह की चीज़ें की। तो ये मतलब मोटा मोटी जर्नी रही। फिर छोटे मोटे सीरियल वीरियल भी किए, बहुत सारी चीज़ें की। यहाँ तक तो मतलब बेहतरीन जर्नी रही, आज तक भी उसी नाटकों में मैं जुड़ा रहा। तो बेसिकली इन्हीं डायरेक्टर्स के साथ मेरा मोटा मोटा काम हुआ। अब सवाल आया कि ये तो रही एज एक्टर आपका काम, कि आप एक्टर के तौर पर इस तरह के काम करते रहे हो, लेकिन अब सवाल वही कि रोजी रोटी कैसे चलाओगे, पैसा कैसे कमाओगे। ये पूंजीवादी युग है, यहाँ हर चीज़ चाहिए। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन भी चाहिए, आरामदायक ज़िंदगी भी चाहिए, खुशियाँ भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। हालांकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत ही सीमित संसाधनों में अपना उपयोग करता हूँ। आज भी मैं दाल चावल में अपना काम चला लेता हूँ, लेकिन फिर भी पैसे की ज़रूरत तो है। अब पैसे के लिए क्या किया जाए, तो पैसे के लिए फिर मुझे
यहाँ पर मैं एक और अपने साथी प्रशांत नेगी जी, जो मेरे कॉलेज के सीनियर थे, उनका भी धन्यवाद करते हुए कहना चाहूँगा कि प्रशांत नेगी ने मेरे को एक दिशा दी कि हिम्मत, अगर तुम थिएटर में कुछ करना चाहते हो तो थिएटर में क्योंकि इतना पैसा नहीं मिलेगा, तो आप एक काम करो, आप ना बच्चों की टीचिंग करो, बच्चों की वर्कशॉप करो। अब शुरुआती स्तर पर तो थोड़ा मुझे लग रहा था कि यार ये सब क्या काम है, क्यों करने हैं, और कोई बच्चों का काम करते रहेंगे क्या, हम एक्टर हैं, थोड़ा सा वो एक एक्टर का ईगो भी होता है। लेकिन उन्होंने कहा चलो शुरू तो करो, कुछ पैसे आएंगे। तो पहली बार प्रशांत ने गर्मियों की छुट्टी में तकरीबन 2007 या 8 की बात है, मुझे एक वर्कशॉप में ज्वाइन करा दी, उसी ने ऑर्गेनाइज की थी, उसमें मुझे पैसे भी मिले। अब वहाँ पर उस समय मेरे पास बच्चों के साथ ज़्यादा काम करने का अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मुझे अच्छा लगा वहाँ पर काम करके। मुझे लगा ये कुछ ऐसी चीज़ है कि करवाते करवाते पैसे भी मिल रहे हैं, आप सीख भी रहे हो और बच्चों से नई ऊर्जा भी मिल रही है। उस दिन वो वाली वर्कशॉप है। और उसके बाद मैंने 2 चीज़ें और की। एक तो बच्चों के साथ काम करने को नियमित अपना विषय बना लिया थिएटर की जर्नी का, और साथ ही मैंने स्कूलों में काम करना शुरू कर दिया। तो स्कूलों में काम करने की प्रक्रिया में फिर मैंने देव समाज मॉडर्न स्कूल में जॉब करना शुरू किया, कुछ टाइम पर वहाँ जॉब की, जो कि ओखला में है। फिर आंध्रा स्कूल में जॉब की, आंध्रा स्कूल ये अपना मालवीय नगर के आगे है, वहीं पर फिर लक्ष्मण पब्लिक स्कूल में 2-2.5 साल मैंने काम किया बच्चों के साथ। और ज्ञान भारती स्कूल मालवीय नगर है, वहाँ पर भी काम किया। इस दौरान कई स्कूलों में विजिटिंग फैकल्टी भी रहा। और साथ ही साथ गर्मियों की छुट्टी में जो बच्चों की वर्कशॉप होती थी साहित्य कला परिषद की या दूसरी अकेडमियों की, उनको भी करता रहा। अब यहाँ पर मैं अपने युवा साथियों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि भले ही मैंने ये ज्वाइन किया था पैसे कमाने के लिए, ऊर्जा लेने के लिए, लेकिन ये बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस रहा। इससे एक नहीं बहुआयामी प्रतिभा खुली। पैसे मिलना एक बात, लेकिन लर्निंग, डायरेक्टोरियल स्किल, बच्चों के साथ डील करना, एक्टर के साथ डील करना, बच्चों के अंदर जो ऊर्जा, क्रिएटिविटी, नए एक्सप्रेशन, नए भाव, उनकी नवोन्मेषी प्रवृत्ति, ये सारी चीजें मुझे बच्चों से मिली, जो कि धीरे धीरे मेरे शरीर के अंदर रिश्ती चली गई। और उस समय मैंने एक चीज बना ली कि मुझे ये काम करना ही करना है, और इससे मुझे ऊर्जा मिलती है, मुझे नए आइडियाज मिलते हैं, और साथ में जो पैसे की जो आप बात कर रहे हैं वो तो मिलते ही हैं। दिल्ली के रंगमंच में एक अभिनेता के तौर पर हमने ज्यादा पैसे नहीं कमाए, लेकिन ये भी शर्त है कि जब भी अभिनय करते रहे तो हमें कभी पैसे की भी चिंता नहीं हुई। इसके अलावा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की TI कंपनी के साथ मैंने काम किया। दोस्तों, इस चीज को हमारे बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट ना इग्नोर कर देते हैं। बच्चों का थिएटर, उन्हें लगता है कि बच्चों का थिएटर यानी कि बचकाना थिएटर, लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जो TI कंपनी है वो इतना प्रोफेशनल तरीके से काम करती है बच्चों के विषय में, और समझ के साथ काम करती है, पूरी प्लानिंग के साथ काम करती है। यहाँ पर मैं ये वाली बात भी आप लोगों को बता दूं कि जैसे बच्चों के डॉक्टर अलग होते हैं, बच्चों के टीचर अलग होते हैं, इसी तरह से बच्चों का थिएटर, उनके थिएटर कराने का प्रोसेस भी अलग है। तो अगर आप थिएटर करना चाहते हैं तो अपनी उस थिएटर की जर्नी में बच्चों के थिएटर को एक स्पेस दीजिए। उससे आप भी अभिनेता के तौर पर, डायरेक्टर के तौर पर, एक प्रशिक्षक के तौर पर भी बड़े विकसित होंगे। उसमें आपको बहुत सारी चीजें उसमें से हासिल होंगी। तो इस चीज को आप इस तरह से ना लें कि यार बच्चों का थिएटर है, मेरा कोई एरिया नहीं है ये। जबकि आप ये लीजिए कि बच्चों का थिएटर करते करते आप ऐसी चीजें सीख जाएंगे जो आपको आगे काम आएगी। इस पर भी मैं आऊंगा कि वो बच्चों के थिएटर की चीजें जो है वो मेरे आगे कहां पर काम आई। तो बच्चों के थिएटर ने मुझे एक विश्वास दिया, पहचान दी, एक नए तरीके से काम करने की समझ दी, एक कॉन्फिडेंस दिया कि लगातार थिएटर करते रहो, कोई चिंता नहीं है, किसी से तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है, कोई पैसे दे रहा है, नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा। मैं थिएटर में एक्टिंग कभी पैसे के लिए नहीं करता रहा। तो वहां से मुझे बहुत सारी लर्निंग्स भी मिलती रही और मैं उसको आगे बढ़ाता गया। यहाँ पर मेरा चिल्ड्रन थिएटर, स्कूल थिएटर और बच्चों के थिएटर का जो काम है वो इस तरह से मैं इसको समायोजित करता हूँ। अब बारी आई कैंपस थिएटर और मेरा निर्देशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस और उनके अलावा दूसरे कॉलेजेस जो कि IP यूनिवर्सिटी और दूसरे तकनीकी कॉलेजेस के हैं, उनका भी एक थिएटर है। इस विषय पर बहुत कम लोग बात करते हैं और जो हमारा थिएटर जगत है वो तो इस पर बहुत कम बात करता है। हालांकि दिल्ली के रंगमंच में जो मुझे विषय दिया गया, इस थिएटर का बहुत सर्जक योगदान है। ये मैं 2-3 कारणों से कह सकता हूँ, क्योंकि एक तो मैं उसके साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहा। 2-3 कॉलेजेस में मैं प्रशिक्षक के तौर पर काम करता रहा, जिसमें से एक गुरु नानक देव खालसा कॉलेज है, उनकी सोसाइटी नेपथ्या है, एक अपनी लेडी अविन कॉलेज की सोसाइटी है मुखौटा, इनके साथ भी काम करता रहा।
और अभी हाल ही में मैंने जज्बा थिएटर ग्रुप, जो कि रामानुजन कॉलेज की नाट्य संस्था, उसके साथ भी काम किया। तो इनके साथ एक प्रशिक्षक के तौर पर, एक फैसिलिटेटर के तौर पर काम करने के भी अनुभव मैं शेयर कर पाऊंगा। और दूसरा जो यूनिवर्सिटी का थिएटर है, जिसको मैंने कभी आयोजक के तौर पर देखा और कभी मैंने उसको जज के तौर पर देखा और कभी फैसिलिटेटर के तौर पर देखा, तो मैंने पाया कि दिल्ली के थिएटर में उनका बहुत ही कमाल का योगदान। अब तकरीबन छोटी मोटी मिला के 80 से 100 सोसाइटियाँ हैं और उनका थिएटर बड़ा कमाल का थिएटर है। ये लोग क्या करते हैं, तकरीबन 6-8 महीने एक विषय पर नुक्कड़ नाटक या स्टेज प्ले बनाते हैं और बेहतरीन तरीके का बनाते हैं। अलग अलग विषय, आप सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे विषय। 2 सोसाइटियों ने ऐसे विषयों पर, जिनको आपको समझ के बड़ी वो आएगी। एक ने तो क्या नाम है, सफाई पर बनाया, मतलब हाइजीन पर, ओरल हाइजीन पर बनाया, और एक ने सेक्सुअल हैबिट्स पर बनाया कि कैसे आदमी की जो सेक्सुअल हैबिट्स है वो उन पर कंट्रोल करती हैं। इस तरह के विषय वो लोग लेके आते हैं। तो ये थिएटर क्या है, नवोन्मेषी थिएटर है। मतलब ये आपको एक नई दिशा देता है कि भैया इन विषयों पर भी तो नाटक होने चाहिए। नहीं तो इसके अलावा तो बहुत नाटक हो चुके हैं, तुगलक के काफ़ी शो हो चुके हैं, आधे अधूरे बहुत हो चुका है, अंधेर नगरी के भी काफ़ी शो हो चुके हैं, और भी बहुत सारे प्ले के बहुत शो हो चुके हैं, शेक्सपियर बहुत हो चुका है, होना चाहिए। लेकिन नया क्या आ रहा है, नए समय की नई मांग क्या है, उसको कैसे आप लोग फुलफिल करते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्रिएटिविटी का एक नया दायरा दिया, नई ऊर्जा दी दिल्ली के थिएटर को, नए तरह के प्रयोग किए। ये मैं इसलिए भी कह सकता हूँ कि जेपी सिंह सर जब साहित्य कला परिषद में थे, तो हम लोगों ने, जेपी सिंह सर ने उसको शुरू किया था, और उसमें मैंने भी एक संयोजक के तौर पर, उसके एक तरह से कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम किया था। पहला नाट्य समारोह जो महाविद्यालय 2014 में हुआ था, तो कॉलेज के बच्चों को हमने सोचा कि कॉलेज का रंगमंच जो है वो हाशिए पर नहीं रहना चाहिए, उसको मेन स्ट्रीम मिलनी चाहिए, कि श्री राम सेंटर, मंडी हाउस मिलना चाहिए। और 2014 के बाद अगर आप देखेंगे कॉलेज के थिएटर का, तो एक अलग स्वरूप बन के निकला। मतलब कितनी ही सोसाइटियां ऐसी हैं कि जो 2014 के बाद या उसके बाद के सालों में उभरने लगी। रामानुजन कॉलेज की सोसाइटी है, आईएचई की सोसाइटी है, या लक्ष्मीबाई कॉलेज अभी मैं देख रहा था कि वो इन दिनों बहुत अच्छा कर रहा है, और बहुत सी ऐसी सोसाइटी, शहीद सुखदेव कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज, शहीद कॉलेज को पहली बार हम ही लोगों ने चांस दिया था, और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो एकदम से उभरे। अच्छा, इसमें भी ये 2 तरह का थिएटर करते हैं, एक नुक्कड़ नाटक करते हैं और एक स्टेज प्ले करते हैं, क्योंकि स्टेज प्ले करना बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए स्पेस ही नहीं मिल रहा है आपको। लेकिन साहित्य कला परिषद और ऐसी कोई और संस्थाएं भी काम कर रही हैं जिन्होंने इनको एक स्पेस देना शुरू किया। तो इन्होंने नुक्कड़ नाटक भी बनाने शुरू किए और स्टेज प्ले भी बनाने शुरू किए। अब स्टेज प्ले के भी इनके अद्भुत अद्भुत विषय, हालांकि कई बार मुझको शिकायत भी रहती है इन लोगों से कि यार ऐसे विषय तो आप उठा लेते हैं, उनकी गहराई में नहीं जाते, लेकिन फिर भी इनके काम में मेहनत, रचनात्मकता और इनकी ऊर्जा को तो हमें सलाम करना चाहिए। और मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो ये रही बात दिल्ली के जो कॉलेज थिएटर रंगमंच है, यानी कि जो कैंपस थिएटर है, उसकी भी, उसके योगदान की भी, ये भी दिनों दिन प्रगति करता गया। हर साल मैं देखता हूं कि 2-3 नई सोसाइटियां आ गई हैं, और 2-3 पुरानी सोसाइटियां जो बहुत अच्छा काम करती थी वो अलग ही कहीं हाशिए पर चली गई। तो इनका अप डाउन का थिएटर चलता रहता है, बढ़िया थिएटर और बढ़िया थिएटर, नॉर्मल थिएटर, वैसा ही थिएटर, और बड़े यूनिक विषय। मतलब इनका नुक्कड़ नाटक तो मुझे लगता है विश्व प्रसिद्ध है। अगर इसकी विश्व में गणना की जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके का ये थिएटर हम लोग के साथ करते। मेरे अनुभव जो रहे नेपथ्य के साथ, उधर मैं फैसिलिटेटर के तौर पर काम किया था, और मैं कैंपस के थिएटर में मैं यही चाहता रहा कि मैं उधर कंट्रोल ना करूं चीज़ों को, बच्चे एक्सप्लोर करें, उनके एक्सप्लोर करने में मैं मदद करूं। 1 साल उनके साथ कुछ एक नुक्कड़ नाटक पर काम किया था, वो भी बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी। 1 साल, फिर 2 टर्म मैंने मुखौटा लेडी अविन कॉलेज की नाट्य संस्था के साथ काम किया। 3 साल पहले या 4 साल पहले 2016 में खालिद की खाला एक प्ले किया था, और बहुत ही कमाल का उन लोगों ने प्ले किया, बहुत ही ऊर्जा के साथ किया। इस साल उन्होंने जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं करके नाटक किया, उसको भी बहुत सारी प्रसिद्धि मिली। तो मतलब वो बड़ा कमाल के एक्टर्स हैं, मतलब बहुत कुछ लेके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब क्योंकि कैंपस का थिएटर जो है वो एक तरह से विपन्नता का थिएटर है, उसमें कुछ पैसे वैसे नहीं है, बहुत सारे बजट नहीं है, तो उनके पास वो तकनीक है कि कैसे कम पैसों में चीज़ों को किया जा सकता है, एक बात। दूसरी बात, कम समय में, मतलब अगर अभी एक टीम परफॉर्म करके गई है तो उनको लाइट और म्यूजिक के लिए टाइम नहीं चाहिए, एक ने परफॉर्म किया, दूसरा तैयार है तुरंत करने के लिए। तो
तो ये जो प्रोफेशनल अप्रोच है उनके काम की, ये भी उनसे हमें सीखने को मिली। और अभी हाल ही में मैंने अपनी निर्देशकीय जर्नी जब शुरू की इस साल, तो उसमें मैंने जज्बा थिएटर ग्रुप के साथ एक नाटक किया और डाकघर, जो कि दिल्ली की ऑडियंस ने बहुत सराहा। और हालांकि शुरू में मैंने उनसे कहा था कि मुझे निर्देशक मत बनाइएगा इसका, लेकिन कई कारणों से, क्योंकि वो बाहर भी करना था, उसके पब्लिक शो भी करने थे, तो उन्होंने कहा कि आपके नाम की भी ज़रूरत है, तो आप इसमें एक निर्देशक के तौर पर शामिल होइए। अब यहाँ से मैं थोड़ी सी अपनी थिएट्रिकल जर्नी को निर्देशन की तरफ ले जाऊँगा। जो गाना आप लोगों ने सुना था शुरू में कि अतिथि पधारो, दर्शक पधारो, मंगल होवे सबका, ये जो गाना, ये डाकघर नाटक का ही है, जो कि जज्बा थिएटर ग्रुप के कलाकारों ने ही लिखा है। मतलब ये किसी लिरिसिस्ट ने नहीं लिखा, उन्हीं कलाकारों ने लिखा, उन्हीं ने कंपोज किया और किसी ने फिर उसका बाद में म्यूजिक दिया था। तो ये रचनात्मकता जो है दिल्ली के थिएटर में और कैंपस थिएटर में बड़ी कमाल की है। उसके बावजूद भी वो जो नाटक की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ डाकघर की, उसको भले ही उस निर्देशक की ये काम उसमें मेरा रहा हो, लेकिन उसको पूरी टीम ने मिलकर तैयार किया। हर दिन कोई कलाकार एक ऐसा अनुभव लेके आ जाता कि भैया मैं इसको ऐसे कर लूँ क्या, यहाँ पर म्यूजिक के टोन में इस तरह की चीज़ें कर लूँ क्या, नहीं ऐसे नहीं होता था उस समय। मतलब बहुत गहरे से उसमें जुड़ते थे। कोरस हम लोगों ने उसमें बिठाया था, तो कहते कोरस में हम ये वाला पंच मार दें क्या, या ये वाला पंच हटा दें क्या, या ये अब वर्कआउट नहीं कर रहा। मतलब लगातार उस काम को मांझने में लगे रहते थे। ऐसे लगता था कि जैसे अभी ये इसको यहाँ पे खत्म नहीं करना चाह रहे, इसको एक कालजयी रचना के तौर पर इसको ले जाना चाह रहे। तो निर्देशन में आना मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा कि मुझे ये बताता रहा हूँ कि जर्नी जो है मज़ेदार चलती रही। अभिनेता के तौर पर काम करता रहा, अभिनेता मैंने बनने को चाहा था, बच्चों के साथ काम करना मेरी चाहत नहीं थी, लेकिन काम किया तो मजा आया। इसी तरह से मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने एक थिएटर की वर्कशॉप कराई डायरेक्टर्स की, जिसमें इंडिया के तकरीबन 25 या 30 यंग डायरेक्टर्स को ट्रेन किया उन्होंने। 1 महीने की वर्कशॉप दी थी, उसमें मैं भी एक प्रतिभागी था। तो उस वर्कशॉप में मैंने निर्देशन की ट्रेनिंग ली, इसको ऐसे कह सकते हैं आप। अब ट्रेनिंग ली, लेकिन मैंने कभी निर्देशन जो जिसको कहते हैं पब्लिक लेवल पर नहीं किया था, मतलब पब्लिक परफॉर्मेंस नहीं की थी। बच्चों के थिएटर कई मैंने डायरेक्ट किए, स्कूलों में कई प्ले डायरेक्ट किए, कॉलेजेस के भी कई इन एंड ऑफ किए, और भी कई संस्थाओं के लिए किए। लेकिन बच्चों के नाटक के अलावा जो यानी कि जो दिल्ली थिएटर के नाटक है वो कभी डायरेक्ट नहीं किए। यहां पर बात आई कि फिर मेरे एक दोस्त आशीष ने कहा कि बहुत ज्यादा बोल दिया तो थोड़ा पानी भी बनता है, आई होप आप भी थोड़ा थोड़ा कुछ जलपान कर रहे होंगे। तो आशीष ने कहा कि यार एक मेरे पास एक आइडिया है, एक स्क्रिप्ट है, उसको कहानी है, कहानी को हमें नाट्य रूपांतरित करके परफॉर्म करना है, इसको डायरेक्शन कौन करेगा। अब मेरे पास ये नहीं था कि मैंने डायरेक्शन शुरू कर देना, तो मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। कहते कर लेगा तू, मैंने कहा हाँ यार इतना तो अनुभव है, कर लेंगे। अब उसके पास जो कहानी थी वो स्वाति टमटा जी ने लिखी थी, वो उस कहानी को सबसे पहले क्या था लिक्विड करना था, उसको नाट्य रूपांतरित करना था। तो अब नाट्य रूपांतरित करने के लिए हमारे पास थे हालांकि लोग, लेकिन 2 ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट थे, एक तो हिमकर भाई का ही था और एक हमारे प्रदीप भाई का। ये दोनों लोग मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं कि एक तो रंगमंच से लगातार जुड़े हुए हैं, साहित्य की समझ है, दोनों के दोनों डॉक्टरेट कर चुके हैं और हिंदी साहित्य को समझते हैं, और लेखन में भी ये लोग उतने ही मतलब प्रबुद्ध हैं। तो दोनों लोगों से बात हुई थी कि इसकी नाट्य रूपांतरण करना है, दोनों ही लोग तैयार हुए थे। फिर हालांकि किसी कारण से प्रदीप भाई ने इसको स्वीकार किया और उसकी लिपिबद्ध किया उसको, उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें प्रदीप भाई ने लिखी, गाने भी उसमें लिखे। अभी मुझे याद दिलाना, ये गाना गाना प्रदीप भाई का, ये घोर तबाही है, तो कोई यहाँ पर कमेंट करना, इस बात को फिनिश कर लूँ मैं। तो फिर हमने वो तैयार करना शुरू किया, प्रदीप भाई ने लग ड्राफ्ट लिखने शुरू किए। कभी एक ड्राफ्ट लिखते, कहते हिम्मत ये देखो मैंने लिख के भेजा है, फिर दूसरा लिख के भेजते, फिर तीसरा लिख के भेजते, फिर हम कहते इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, उसको थोड़ा सा उस तरह से घुमा दीजिए। तो प्रदीप भाई ने बड़ी मेहनत की उसमें, और जैसे और तमाम कलाकारों ने भी मेहनत की, म्यूजिशियंस ने भी मेहनत की। अब मेरे साथ क्या है, मैं निर्देशक के तौर पर ये महसूस करता हूँ कि मैं अपने अभिनेताओं को ना छोड़ूं ताकि वो नई चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट कर सके। ये कोई मेरा अकेले का वेंचर नहीं है, मैं अकेले का वेंचर करूंगा तो वो ऐसा दिखेगा कि हिम्मत का नाटक, जो कि रंगमंच के लिए बहुत खतरनाक बात। मैं चाहता हूं सामूहिक रूप से वो दिखे, आदमी का उसमें कोई से हो, कोई लोकतांत्रिक कृति की तरह वो दिखाई दे। तो इस स्थिति में तमाम कलाकारों ने, फिर वो धनंजय जी हैं एक सादो बैंड वाले, उनको मैंने म्यूजिक के लिए बुलाया। उनका म्यूजिक मुझे बहुत पसंद था पहले भी। अच्छा, उन्होंने क्या किया, नई बॉडी लाइन दी उसको, प्ले को, म्यूजिक को, क्योंकि वो किन्नरों के जीवन पर आधारित था और एक अलग तरह की कहानी थी।
तो उन्होंने उसमें अलग तरीके का म्यूजिक दिया, अभिनेताओं ने बहुत इनपुट दिया। यहाँ पर एक चीज़ और मैं महत्वपूर्ण कह दूँ, उस प्ले में भी सारे अभिनेता जो थे ऑलमोस्ट सारे के सारे या तो फ्रेशर थे या बहुत कम अनुभव वाले थे। खुद आशीष ने बहुत सालों बाद उसमें एक्टिंग की थी थिएटर पे, इसमें सुनील ने मुझे बहुत मदद की, जतिन ने काफ़ी मदद की, स्वाति टमटा जी ने बार बार बीच में आके फाइनेंशियल भी उसमें मदद की। तो इस तरह से वो नाटक हमारा हुआ। पहली बार हमने फिर ट्रांसगुरु उसको नाम दिया, और ट्रांसगुरु जब हुआ मुक्त धारा में, जिन्होंने वो देखा उसमें से इनकर भाई भी हैं, प्रदीप भाई भी हैं, और बहुत सारे दर्शक, रोहित ने भी वो नाटक देखा था, तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया। मुझे हालांकि उतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना पसंद किया जाएगा, क्योंकि नया नाटक था, कैसे जाएगा, कैसे उसकी पिचिंग होगी, लोग कैसे लेंगे, आइडिया को कैसे लेंगे। लेकिन बड़ी खुशी की बात ये लगी कि लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ, इसने एक निर्देशक के तौर पर भी एक अच्छा काम किया। इसके लिए अपनी पूरी टीम को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, अपने सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा कि जिन्होंने उसको एक मजबूत कृति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक थिएटर NSD के एक बंदे ने कहा कि हिम्मत भाई, आपके नाटक की खास बात ये थी कि ऐसा नहीं था कि बहुत प्रोफेशनल लेवल का लग रहा था, लेकिन उसमें जीवंतता के पुट थे, ऐसा लग रहा था चीज़ें सामने हो रही हैं। मैंने कहा तो एक कलाकार को और क्या चाहिए। अगर वो नाटक इतना जीवंत होकर दिख रहा है आपको, उसमें वो जीवंतता के तत्व दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत कमाल की एक्सरसाइज है। एक निर्देशक ये क्रिएट करने में सफल रहा, तो वो एक बहुत पदार्पण हुआ, मतलब दिल्ली के रंगमंच में निर्देशक हिम्मत सिंह नेगी का। अब वो गाना भी ज़रूर सुनाऊंगा मैं, जो कि प्रदीप भाई ने लिपिबद्ध किया था, और बहुत सैड सॉन्ग है वो, नाटक के अंदर नाटक होता है। बहुत अच्छा गाना था। अब थोड़ा सा आवाज़ ऊपर नीचे हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि लगातार बोल रहा हूँ, गला अलग तरीके से चल रहा है, तो सुर मत देखना, उसके भाव देखिएगा आप। घोर तबाही, घोर तबाही, घोर तबाही, घोर तबाही आई है गाँव में, बूंद नहीं एक पानी की। आ आ आ सूखे सब आहर पोखर, नदी झरने सब आहत हैं। आ आ आ घोर तबाही आई है गाँव में, बूंद नहीं एक पानी की। मदद करो तुम मेरे ईश्वर, मदद करो तुम मेरे ईश्वर। थैंक यू सो वेरी मच। और जिस तरह की तबाही अभी पूरे विश्व में आई है, उसमें थिएटर ही है जो थोड़ा सा सुकून देता रहता है। इस पर भी अभी थोड़ा सा बात करूंगा कि थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर कैसा ये जो तालाबंदी मेरी जा रही है और ये कला इसमें क्या महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। बहरहाल उसके बाद दो चीज़ों पर और बात कर लेता हूँ। फिर निर्देशक के तौर पर जो जर्नी बढ़ी, मेरे साथ चीज़ें बड़ी मिस्टिकली हुई। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं की, चीज़ें अपने आप होती चली गई। जैसा कि आपने शुरू में सुना होगा, नाटक मिल गया, तो नाटक जो मिला भोमू का वो कोई नहीं कर रहा था तो हमें मिला, फिर उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिर ताजमहल का टेंडर किया तो उसमें अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें मिल गई। इसी तरह से स्कूल का जो काम किया उसमें भी मेरी कोई इच्छा नहीं थी, अपने आप होता चला गया, बढ़िया रहा। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की TI कंपनी के साथ जुड़ा, वो भी बढ़िया रहा। बच्चों के साथ आयोजन किया, वो भी बढ़िया रहा। इसी तरह से ये एक और ये जब जर्नी शुरू हुई तो जर्नी एक नाटक तक सीमित नहीं रह गई। उसके बाद फिर मैंने साहित्य कला परिषद का एक भरत मुनि नाट्य समारोह होता है जिसमें युगल या एकल प्रस्तुति करनी होती, तो मेरी दोस्त है मोहिनी, उसने मुझे कहा कि आप प्लीज़ इसमें भरिए। और मैं कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था उसमें, मैंने कहा नहीं अभी वक्त भी नहीं है मेरे पास। लेकिन जैसे तैसे सुबह एक कहानी हमने भरी और हमारी एक कहानी का सिलेक्शन हो गया कि आप लोग इसको प्रस्तुत कीजिए, ढूकनी। अब वो ढूकनी करने के लिए मोहिनी सबसे उपयुक्त व्यक्ति थी, क्योंकि उसके अंदर मिमिक्री का सेंस था और बहुत कमाल की वो मिमिक आर्टिस्ट है और वो कैरेक्टर्स को बहुत अच्छा से करती है। और तो मैंने सोचा कि इस ढूकनी को मैं मोहिनी के साथ ही करूंगा और मोहिनी इसको करेगी और इसी से मल्टीपल मिमिक्री वाले लेयर्स में निकलवाऊंगा और एक अलग तरह की परफॉर्मेंस बनेगी। तो वो जब हमने परफॉर्म किया, वो युगल था जिसमें मोहिनी का ज़्यादा पार्ट था और मेरा जो था बहुत कम था। उसको भी ऑडियंस ने इतना सराहा कि यार ये
कैसे आपने कर दिया, मतलब इतनी सारे कैरेक्टर इन्होंने कैसे कर दिए और 35 मिनट में आपने कैसे इसको बनाया और इतना अच्छा निर्देशन कैसे कर दिया, जबकि उस नाटक में कुछ भी नहीं था। मतलब सिर्फ मोहिनी थी और मैं तो उसमें एक तरह डंडे की तरह खड़ा रहता था, और ना कोई सेट, ना कोई खास म्यूजिक, ना कोई कुछ भी, कोई सेट के नाम पे कुछ नहीं। उसी ढूकनी को आगे जाके एक प्रतियोगिता हुई दोस्तों, और उस ढूकनी को 4 अवार्ड मिले। सेकंड बेस्ट प्रोडक्शन, सेकंड बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड उसको मिला, और एक और कोई अवार्ड मिला था, 4 अवार्ड। हाँ, बेस्ट एक्टर मोहिनी को, बेस्ट एक्टर फीमेल मोहिनी को उसका अवार्ड मिला। तो हमने पूछा कि इसमें तो कुछ था नहीं, आयोजकों से पूछा, निर्णायकों से पूछा, तो उन्होंने कहा तुम्हारे इस नाटक की यही तो खासियत थी कि इसमें कुछ नहीं था लेकिन परफॉर्मेंस थी। अब यहां पर मैं अपने अभिनेता साथियों को और थिएटर के साथियों को यह कहना चाहूंगा कि जो हम दूसरे टूल्स पर ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं ना, हमें लगता है हमारे पास ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, तो थिएटर नहीं कर पाते। थिएटर सिर्फ मांगता है जज्बा, जज्बा मांगता है थिएटर। अगर आपके पास वो जज्बा है तो आप एकल, युगल और बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकेंगे, और वो ना केवल पसंद की जाएगी बल्कि उत्कृष्टता के स्तर पर भी वो बढ़ सकती है आगे, अगर आप उस पर विश्वास रखते हैं। तो जब उन्होंने जजेस ने, और वो बंगाली जजेस थे और बहुत उसमें 15 एंट्रीज थी, तो जब उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया तो हमारा हौसला बढ़ा कि हम जो लगातार इस काम को करते आ रहे हैं अपने साथियों के सौजन्य से, उससे हमको एक शेप मिली है कि हम परफॉर्मेंस का थिएटर करें। हम ऐसा थिएटर करें जो दूसरी चीजों की डिमांड ना करता हो, जो इस बात की डिमांड ना करता हो कि यार बहुत अच्छी हमारी ट्रेनिंग नहीं रही, बहुत अच्छे हमारे पास संसाधन नहीं है, बहुत अच्छे निर्देशक नहीं है, बहुत अच्छे ऑडिटोरियम्स नहीं है। संसाधनहीनता से एक कमाल का थिएटर निकालने वाली जर्नी। तो उसका फिर ढूकनी का जो है एक और शो हमने किया हिंदी अकादमी के सौजन्य से, फिर उसको फुल फ्लैज किया, तो थोड़े से पैसे वैसे भी मिल गए थे, तो उसको फुल फ्लैज किया, उसको भी लोगों ने बहुत सराहा। तीसरा ये नाटक किया हमने डाकघर। अब डाकघर के आपने काफी शो देखे होंगे, अलग अलग दुनिया भर में उसको लोगों ने किया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की कालजयी रचना है। अब वो देखा जाए तो एक शुष्क टेक्स्ट है अगर उसको ऐसे समझे तो, लेकिन उसके अंदर लेयर्स कमाल की, उसके अंदर संभावना कमाल की, रंगमंचीय उसमें बोध कमाल का है। रंगमंचीय संभावनाओं की लेयर दर लेयर अगर आप उसको खोले तो बहुत अच्छी निकल के आती है। यहाँ पर अनुराग दास माथुर मेरे एक दोस्त हैं जो जज्बा के संचालक हैं, उन्होंने कहा हिम्मत भाई एक बार आपके साथ काम करना है। इसके लिए मैं उनका थैंक यू भी कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों का थैंक यू कहना चाहता हूँ कि लोग आपको बताते गए कि आपके साथ उनको काम करना है। मैं कभी अपने आप को इस काबिल नहीं समझा, लेकिन लोग ये देखते हैं कि यार शायद ये अच्छा कर लेगा, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि ये हमें म्यूजिकल करना है। मुझे ये आइडिया इतना पसंद आया कि मुझे लगा इसी में मजा आएगा, ये चैलेंजिंग काम। फिर हमने डाकघर के रीडिंग शुरू करी और कॉलेज के स्टूडेंट थे, उनके साथ उस काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। फिर काफ़ी मेहनत की, फिर गाने कंपोज किए। गाने वही मैंने आपको बताया कि जज्बा थिएटर ग्रुप के कलाकारों ने लिखे थे, या जज्बा के कुछ पुराने गीत थे उनको कंपोज कर रहे हैं। फिर कैरेक्टराइजेशंस पे काम कर रहे हैं, फिर एक नई स्टाइलाइज्ड लैंग्वेज दे रहे हैं, फिर उसका ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं कि जो कोरस मंडली है वो भी मंच पर रहेगी, लाइव इंटरेक्शन करेगी, और वो उसके साथ जुड़ी भी होगी नहीं भी होगी। वो कोरस उसी समय व्यक्ति भी होगा, वो कोरस कैरेक्टर भी होगा, वो कोरस भीड़ भी होगी, वो कोरस सेट भी होगा, वो कोरस म्यूजिक भी होगा, वो कोरस क्या नाम है पूरा का पूरा इन्वायरमेंट भी होगा। उसको लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। उसका पहला शो शायद हमने इधर किया था अलायंस फ्रांसिस में। उसके बाद उसका दूसरा शो अगर पब्लिक शो किया जाए तो श्री राम सेंटर में हिंदी अकेडमी के लोक उत्सव में किया, युवा नाट्य समारोह में उसमें चांस मिला था, और तमाम कॉलेजेस में उसको बेहतरीन अवार्ड मिले। और अभी नोएडा रंग महोत्सव में उसको 7 अवार्ड मिले, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट प्रोडक्शन, और इसी तरह के बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट चाइल्ड एक्टर, कई तरह के अवार्ड उसको मिले और लोगों ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया। तो इस तरीके से मतलब निर्देशक की जर्नी भी उसमें मेरी शामिल होती रही। तो अभी फिलहाल इस चीज़ में इस तरह की जर्नी है। यहाँ पर थोड़ी सी मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया भी चाहूँगा कि अगर आप कुछ इस पर कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ अपना इनपुट रखना चाहते हैं तो उस पर बात करें, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जो भी अभी इस समय 14 लोग लाइव देख रहे हैं, अगर आप कुछ अपनी इस पर राय रखना चाहते हैं इस जर्नी पे, या कुछ और बात इसमें रखना चाहते तो उसको कहिए, उस पर फिर आगे बात करता हूँ, नहीं तो फिर मैं आगे के काम पर भी अपनी राय रखता हूँ। हाँ जी, चलिए। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया या इच्छा या कोई फरमाइश या कोई शेयर करने वाली बात नहीं आ रही है, तो मैं इस पर आगे बढ़ते हुए कि अक्सर ये कहा जाता है कि भाई रंगकर्मी के लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है।
उसका अपना खर्चा चला लेना, अपने काम को कर लेना, कलात्मक रूप से भी बड़े कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं उसकी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट इस मामले में करना चाहता हूँ कि हमें ना एक्चुअली रंगकर्मी के दायरे खोल देने चाहिए। ये दिल्ली के रंगमंच ने मुझे सिखाया कि रंगकर्मी का मतलब सिर्फ अभिनेता नहीं है, रंगकर्म के कई सारे आयाम हैं, उन सब को हमको तलाशना चाहिए। जैसे अगर आप मेरी रंगकर्मी जर्नी देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि अभिनेता के तौर पर तो काम किया ही किया, प्रशिक्षक के तौर पर भी काम किया, चिल्ड्रन थिएटर भी किया, अभी डायरेक्शन भी किया, हो सकता है मैं राइटिंग भी करता। मैं बैक स्टेज में ज़्यादा इंटरेस्टेड उस तरह से रहता नहीं हूँ, नहीं तो लाइटिंग, मेकअप, इस तरह के काम है, सेट डिज़ाइनिंग बहुत बड़ा काम, मास्क मेकिंग, पपेट मेकिंग, अभी किसी ने अभी ज़रूरत पड़ रही है थोड़ा सा छाव डांस लोग इनकॉर्पोरेट करने लगे हैं, माइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो एस्पेक्ट है इन पर भी आप ज़रूर काम करने की कोशिश कीजिए। लिरिक्स लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंकरिंग, मंच संचालन थिएटर में आप देखते होंगे लोग करते हैं, हालांकि अभी विधा के तौर पर इसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया कि मंच संचालक भी थिएटर में कुछ होता है। जो थिएटर का प्रमोशन कर रहा है, प्रमोशन वाली टीम, उसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। थिएटर की मार्केटिंग करने वाले लोगों को कोई स्वीकार नहीं कर रहा। तो इन सारे एस्पेक्ट पर भी काम करना ज़रूरी है। और अपने युवा साथियों को मैं ये कह देना चाहता हूँ कि वो इन सब एस्पेक्टों पर सोचें, काम करें और उनसे अर्निंग भी करें। अब यहाँ पर मैं मंच संचालन की भी थोड़ी सी बात करूँगा, क्योंकि बोलने का मेरा काम शुरू से रहा है, कॉलेज के टाइम से ही डिबेटिंग में, पोइट्री में और इस तरह से भाषण प्रतियोगिताओं में मैं पार्टिसिपेट करता रहा। कुछ लोग गाहे बगाए ये भी कहते रहे यार आपकी आवाज़ अच्छी है, बोल भी ठीक ठाक लेते हो, तो चलो मंच संचालन भी करो। तो विभिन्न संस्थाओं के लिए मैंने मंच संचालन भी करना शुरू किया। ये कॉलेज के टाइम में भी हम लोग करते थे, यहाँ कॉलेज की ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत काम आई। तो उस मंच संचालन से एक तो रोज़गार मिला, कुछ पैसे मिले, कॉन्फिडेंस मिला, नए तरीके के आयाम खुले और रंगमंच से मैं जुड़ा भी रहा, है ना। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, थिएटर में ही वॉइस ओवर और डबिंग, आप लोग थिएटर करते हो, वॉइस की एक्सरसाइज करते हो या वॉइस पर काम करते हो या थिएटर करने वाला अपने आप को कहते हो, तो आपके शब्द और उनका उच्चारण बहुत अच्छा होगा। तो वॉइस ओवर करना भी बहुत ज़रूरी है। वॉइस ओवर का मेरा मतलब है पार्श्व स्वर, जो अलग अलग कामों में पीछे से आवाज़ें आती हैं, आवाज़ें दी जाती हैं उस काम को बढ़ाने के लिए। वो अलग समाचार चैनलों में भी होता है, वो एड्स में भी होता है, वो किसी डॉक्यूमेंट्री में भी होता है। इस तरह के भी काफ़ी सारे मैंने काम किए। अगर आप इस बारे में देखना चाहें तो एक गांधी का चंपारण करके मैंने मूवी की थी। मेरा एक दोस्त है विश्वजीत मुखर्जी, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, तो उन्होंने कहा मेरी मूवी में आप आवाज़ दीजिए। ये भी देखिए, ये भी अचानक से हुआ, उनकी मूवी में आवाज़ दी तो लोग आवाज़ को भी पसंद करने लगे। लोगों ने कहा यार ये कौन सी आवाज़ है, ये किसकी आवाज़ है, इसको बड़ी अच्छी आवाज़ है, ये बड़ा अच्छा उच्चारण भी और टोन भी बड़ा अच्छा था, पता नहीं कैसे अपने आप ही हो जाती चीज़ें। तो ये जो एस्पेक्ट है वॉइस ओवर का, ये भी बहुत कमाल का एस्पेक्ट है और ये थिएटर से ही आता है ना। थिएटर के कलाकारों की इसमें डिमांड है। आज की डेट में विजय राज जो अभिनेता है वो वॉइस ओवर देने के लाखों रुपए ले लेते होंगे और एक एड में उनके वॉइस ओवर को लोग यूज़ करते हैं, कहते हैं विजय राज की आवाज़ चाहिए हमें यहाँ पर। ओमपुरी साहब जो स्वर्गीय हो गए, उनकी कितनी बार आवाज़ को यूज़ किया। नसीरुद्दीन शाह साहब के भी एक आध जगह शायद वॉइस ओवर हो रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे कलाकार जिनकी आवाज़ को वॉइस ओवर के तौर पर एड्स में, फिल्मों में, यहाँ वहाँ किया जा रहा है। पीयूष मिश्रा की आवाज़ अगर आप देखें तो पूरी गैंग्स ऑफ वासेपुर में उनको यूज़ किया। और अनुराग कश्यप का मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने कहा मुझे यही आवाज़ चाहिए थी, पीयूष भाई की आवाज़ चाहिए थी, क्योंकि इस आवाज़ को मैंने सुना हुआ था, मुझे इसकी समझ थी और मुझे लगता था ये इस पिच में आएगी। तो आप आवाज़ पे जब काम करते तो इस एरिया पर भी सोचिए कि मैं वॉइस ओवर और डबिंग भी कर सकता हूँ। अब डबिंग क्या है? डबिंग ये है कि या तो मान ली कोई कलाकार ने डायलॉग बोला और फिर किसी कारण से वो ठीक से नहीं आया तो आपको डबिंग के लिए बुला लिया जाएगा, या फिर आपने किसी भाषा की फिल्म की है लेकिन उसे दूसरी भाषाओं में लोगों ने डब करना है, यानी कि साउथ इंडिया में तमिल, तेलुगु या कन्नड़ या पंजाबी की कोई फिल्म कर रहा है या कोई काम कर रहा है, उसको हिंदी ऑडियंस के लिए कर रहा है तो उसको हिंदी के कलाकार ही डब करेंगे। तो कलाकारों में भी वही डब करेंगे जो हिंदी की अच्छी समझ रखते हैं, जिनकी आवाज़ अच्छी और जिनका अभिनय भी अच्छा है, क्योंकि जो डबिंग है वो वॉइस ओवर है, वो पार्श्व स्वर है, वो एक तरह से उसको वॉइस एक्टिंग भी कहा जाता है। तो एक्टिंग तो वही करेगा, वॉइस एक्टिंग वही करेगा जो एक्टिंग करना जानता होगा। तो इसलिए इस चीज़ को ऐसे देखना ज़रूरी है। इस पूरे रंगकर्म के उसमें यात्रा में एक एस्पेक्ट पर मैं और बात कर लेना चाहूँगा, वो है रेडियो नाटक। रेडियो नाटक भी आजकल हालांकि बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन जो सुनते हैं या जो करते हैं दोनों का ही एक अलग स्वप्न लोक है। करने वालों को भी आप सुनना और सुनने वालों से भी कभी बात करना, एक अलग लोक है वो।
ये हमारे आकाशवाणी में काजल सूरी जी हैं, वो रेडियो नाटकों का निर्माण करती है, और एक विनोद जी भी हैं, वो भी रेडियो नाटक का निर्माण करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाटकों का निर्माण करते हैं। अब एक अभिनेता के तौर पर मुझे कुछ रेडियो नाटकों में भी काम करने का मौका मिला है। हालांकि बहुत ज़्यादा मैंने रेडियो नाटक नहीं किए, लेकिन वो भी एक बहुत ही कमाल का अनुभव रहता है। उसमें आपको अपनी आवाज़ के माध्यम से एक दृश्य क्रिएट करना है। ये भी एक अभिनेता की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जब आपके पास कुछ नहीं है, कोई सेट नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन आपके पास आवाज़ है, आपके पास सीधी सीधी प्रतिभा है, उस प्रतिभा के आधार पर ही आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत बिंब बन जाता है। तो रेडियो नाटक का भी एक एस्पेक्ट है जो दिल्ली के थिएटर में मैंने रहते हुए किया है। आप इसको भी ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा कि रेडियो नाटक का ड्रामा डिपार्टमेंट है, उसमें जाके ज़रा एक बार बात कीजिएगा कि आप भी एक अभिनेता के तौर पर उसमें काम करना चाहते हैं, या स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। उन लोगों को शायद स्क्रिप्ट राइटर्स की भी ज़रूरत रहती है, नए आइडियाज़ की भी ज़रूरत रहती है, लेकिन है वो एक ड्रामा का डिपार्टमेंट रेडियो का, उसमें भी ज़रूर आप लोग इस चीज़ों को करने की कोशिश कीजिएगा। तो मोटा मोटा मेरी जर्नी यही है। अभी कितना टाइम है मेरे पास, थोड़ा सा बताएं। ये तकरीबन 4 बज ही गए, तो 1 घंटा तकरीबन हो गया। कोई मुझे बताए कि क्या मैं 5 मिनट और बात करूं, या किसी विषय पर और बात करनी है, या फिर मैं धन्यवाद करूं। विजय या सोनजीत सिंह जी या हिमकर भाई कोई बताएं। हेलो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है शायद। हेलो, हेलो, चलिए तो हेलो, बहरहाल अच्छा एक चीज़ और, क्योंकि ये हम कलाकार हैं और इस समय जो तालाबंदी चल रही है, हम सब लोग इस बात से बहुत भयाक्रांत हैं कि अब हमारा क्या होगा। क्योंकि थिएटर होना अभी मुझे लग रहा है 6-8 महीने मुश्किल होगा। जिस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हुई है इस देश में और जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, उस हिसाब से थिएटर करना और थिएटर करवाना और थिएटर देखना, ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं बहुत मुश्किल हो पाएंगी, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, कानूनी रूप से भी, हर तरीके से। अब हम क्या कर सकते हैं? अब अभिनेताओं के पास क्या है या कलाकारों के पास क्या है? हालांकि आपको सुनने में ये बात ऐसे लगेगी कि यार हिम्मत ने आदर्शवादी बात की, लेकिन दोस्तों ये हमेशा समझिएगा कि कलाकार जो है ना, वो कल को आकार देने वाले कहे जाओ। भले ही हमारे पास बहुत सारे संसाधनों की और चुनौती आ गई हो, और भले ही ऐसा हुआ हो कि अब हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हों, लेकिन आप ज़रा सोच के देखिए, हम लोगों ने ये चैलेंजेस तो हमेशा ही फेस किए। हर दिन हमारे लिए नई जॉब है, हर दिन हमारे लिए नई चुनौती है, हर दिन हमारे लिए काम की कमी है। हम लोग काम को सर्जन करते हैं, हम लोग काम को ढूंढते हैं, बनाते हैं, समझते हैं। तो अगर हम सही मामले में ट्रू आर्टिस्ट हैं, तो जो तालाबंदी है या ये जो अभी इस वैश्विक चुनौती का हम सामना कर रहे हैं, इसमें क्यों नहीं हम नई विधाओं के सर्जन के बारे में सोचते, नए तरीके के काम के सर्जन के बारे में सोचते हैं। आज मैं पहली बार फेसबुक लाइव पे आया हूँ। तकनीक और रंगमंच के प्रयोग को क्यों नहीं समझते? हम ये क्यों नहीं सोचते कि तकनीक का यूज़ ऐसा करें कि रंगमंच और तकनीक दोनों ऐसे जुड़ जाएं कि उनमें कोई भेद ही ना रहे। हमारी कला जो है वो तकनीक के थ्रू जाए लोगों में। हमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार रिहर्सल करने के लिए जाना ज़रूरी है। अब ये जो तालाबंदी, किसी ने मुझे बताया कि वो एक जूम ऐप या कोई दूसरी ऐप है, उन पर रिहर्सल कर रहे। अब ये कितना कमाल का रेवोल्यूशन है अगर ढंग से किया जाए तो, कि आपको अपना पैसा खर्च करके, अपने संसाधन खर्च करके, अपना टाइम खर्च करके आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है कि एक जगह जाके रीडिंग करनी है। अगर आपको 10 दिन रीडिंग करनी है, आप जूम ऐप पे भी कर सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आमने सामने मिलना तो। हालांकि थिएटर आमने सामने का ही इवेंट है, लेकिन दूसरी चीज़ें भी कर सकते हो। छोटे छोटी एक्ट्स आप तैयार कर सकते हो, मोनोलॉग तैयार कर सकते हो। स्टोरी टेलिंग ने नया स्वरूप ले लिया, उस पर आप बात कर सकते हो। कोई थिएटर की नई फॉर्म इजाद इस दौरान कर सकते हो, म्यूज़िक के साथ मिलकर या कोई थिएटर के स्टाइल के साथ मिलकर। इन सब चीज़ों पर भी बात कर सकते हैं हम लोग, इन सब चीज़ों के लिए भी काम कर सकते हैं। तो मैं अपने युवा साथियों को और जो रंग कर्म करने वाले हैं उन सबको भी कहना चाहूँगा कि मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ कि ये जो चुनौतीपूर्ण समय है, इसका 2 लोग तो बहुत गंभीरता से सामना करते हैं। एक तो गरीब तबका और मजदूर तबका, और दूसरा कलाकार तबका, वो भी फ्रीलांसर तबका जिसके पास अपनी कोई जॉब नहीं। उनमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन फिर भी मैं इतना ज़्यादा निराशावादी सोच में नहीं हूँ। मैं बहुत होपफुल हूँ इस मामले में कि कुछ हम लोग इसमें नया क्रिएट कर जाएंगे।
और कर जाएंगे तभी अपने आप को सर्जक कहलाने के लायक भी रहेंगे, तभी अपने आप को कलाकार कहलाने के भी लायक रहेंगे कि हमने मुश्किल स्थितियों को पार करते हुए कुछ नया रचा। अगर नया नहीं रच सकते तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह के कलाकार या किस तरह के रंगकर्मी और किस तरह के रंग प्रेमी हैं, हमारी क्या मोटिवेशन के लेवल हैं, कैसे हम चीज़ों को देखने की आवश्यकता महसूस करते हैं। तो मेरी आप लोगों को यही शुभकामनाएं हैं कि ये मेरी जर्नी को आप लोगों ने सुना, मुझे बहुत खुशी हुई, आप लोगों ने मौका दिया। अगर कोई एक आध कुछ बात कहना चाहता है या कोई अपनी बात रखना चाहता है या कोई अपनी कुछ चीज़ दर्ज कराना चाहता तो यहाँ पे करवा सकता है, मैं उस पर ज़रूर प्रतिक्रिया देना चाहूँगा, अच्छा लगेगा मुझे। कुछ भी यहाँ पर कुछ किसी के कमेंट नहीं आ रहे हैं, पता नहीं शायद कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है कि लोग ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। कुछ एक बार कुछ करें, कुछ कोई अगर मुझे सुन रहा हो तो कुछ हेलो हाय या कुछ ऐसा भेजे, कुछ पता नहीं, शायद मुझे नहीं पता। 21 लोग देख तो रहे हैं लाइव। बहरहाल तो मुझे लगता है समय भी हो ही गया है इसमें, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आहंग ग्रुप का, आहंग थिएटर ग्रुप का, जिसने मुझे ये मौका दिया कि आप लोगों के साथ मैं अपनी जर्नी को जैसे तैसे शेयर कर सकूं। इस क्वारंटाइन के मौके पर, तालाबंदी के मौके पर एक रचनात्मक पहल के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे समय में, जिस समय में हम निष्क्रिय पड़ने की कगार पे थे, हमें एक मौका दिया है। तो धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं हिमकर भाई को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। स्वर्णजीत सर जो इस ग्रुप के दूसरे सदस्य हैं, विजय ने जो तकनीकी सहायता दी, रोहित ने जिसने कहा होगा कि हिम्मत भाई को मौका दिया जाए, बुलाया जाए उनको, उनसे बातचीत की जाए, अच्छा लगेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी साथियों का, उन सभी गुरुओं का, अपने पेरेंट्स का भी, जिनकी वजह से मैं इस जर्नी को जैसे तैसे जितना भी कर सका, जो भी आपके साथ साझा किया कर सका, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से। अपने सभी साथी कलाकारों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इन पूरी जर्नी में अलग अलग टाइम पर मेरे साथ काम किया होगा, मुझे सृजनात्मक रूप से मदद की होगी। उन सबको भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ दिल की गहराई से। सब लोगों का नाम एक एक करके लेना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है और लेने का वक्त भी नहीं है, और हो सकता है मैं भूल भी जाऊँ, और जिनका ना लूँ तो उनको दुख होगा। तो आप यकीन मानिए कि मेरी कृतज्ञता आप सबके प्रति है, ये आहंग थिएटर ग्रुप के प्रति भी है, उनके सदस्यों के प्रति भी है, अपने सभी कलाकारों के प्रति भी है, जो देख रहे हैं मुझे लाइव उन सबके प्रति भी है। तो इसी आशा के साथ आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ दिन, और आगे भी कभी मौका मिलेगा तो हम ज़रूर इस जर्नी में जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू।